किया गया है, किस तरीके से कहाँ तक पहुँची है वो प्रोसेस और क्या कुछ अभी तक कितनी ढाणियों में के अंदर जो है बिजली सप्लाई कर दी? देखिए, अभी हमने 151 करोड़ रुपया पार करा है। जो सरकार ने फैसला करा है कि जितनी ढाणियाँ हैं जो खेतों में गांव के लाल डोरे से 3 किलोमीटर तक है, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वहाँ तारें पहुँचाने का, खंभे पहुँचाने का, वो किसान पे नहीं लगेगा। वो सरकार अपने खाते में उनको कनेक्शन देगी। पहले तो 1 किलोमीटर तक था, अब हमने 3 किलोमीटर तक कर दिया। 3 किलोमीटर से जो बाहर होगी उस पर फिर आधा पैसा किसान का लगेगा, आधा जो है सरकार देगी। जी, इसके अलावा सर जेल विभाग का यदि हम जिक्र करें तो जेल विभाग में बहुत सी नई जेलें जो है वो हाईटेक जेलें बनने जा रही हैं, कहाँ तक प्रोसेस पहुँची है, क्या कुछ? देखिए, रोहतक में एक जेल बना रहे हैं जो बिल्कुल मॉडर्न होगी, जिसमें जितने हार्ड क्रिमिनल्स हैं उन सबको उस रोहतक की जेल में रखेंगे। वो जेल तकरीबन हमारी 80-90% बनने को तैयार होगी, और उसमें हमारा जो उसमें 50 जैमर लगे होंगे। 3 टायर सिस्टम सिक्योरिटी रहेगी। एक स्टेट गवर्नमेंट की अलग रहेगी, हरियाणा पुलिस रहेगी, एक उसमें CRP या BS जो भी मतलब कोई सेंट्रल एजेंसी की वो रहेगी, ताकि उसमें वो बारी बारी उसमें सिक्योरिटी पे रखेंगे, ताकि अंदर कनेक्टिविटी नहीं हो। उसमें सब हार्ड क्रिमिनल है, तो हमने पूरे इंतजाम करके रखना है कि कोई भी वहाँ पक्षी भी पर नहीं मारे। इसके अलावा सर थर्मल पावर प्लांट का जिक्र करें तो बहुत सारी बातें चली थी कि यमुनानगर नगर के अंदर जो है वो थर्मल प्लांट लगेगा, कहाँ तक पहुँची है उसकी प्रोसेस सर? देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब चीफ मिनिस्टर्स को बुला के एक मीटिंग दी थी, जिसमें ये फैसला करा था कि वहाँ जितने भी लोग हैं उससे बाहर जो मतलब है, तो जो आइंदा नई थर्मस लगे उसमें कोल वहाँ न लगा के, स्टेट में लगा के वहीं लगाएं जहाँ झारखंड या छत्तीसगढ़ से जहाँ से कोल उठाया जाता है, वहीं जाके अपने यूनिट लगाएं, ताकि ये ट्रांसपोर्टेशन ये वो खर्चा बचे। बात तो उनकी ठीक थी, पर हमारे यहाँ एक हमने पहले यमुनानगर का फैसला कर लिया था, तो उस पर केवल हरियाणा का एक और शायद राजस्थान का 2 जगह के लिए उन्होंने एग्री कर दिया। हमें नया थर्मल देना कर दिया। वो 800 मेगावाट का हमारा यमुनानगर में बनने जा रहा है, जिसका तकरीबन अब हमने टेंडर प्रोसेस में है और बड़ा जल्दी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सर इन दिनों प्रदूषण को जो है वो काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। दिल्ली का जिक्र करें, NCR का जिक्र करें या फिर हरियाणा का जिक्र करें, बहुत से इलाकों ठीक में है, आपकी गैस बात का गुबार जो है वो बना हुआ आपकी है। बात जो है ये ठीक कह रहे हैं कि तो सब पेपर में मीडिया में आ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, पर उसके सो मैनी रीज़न है। उसके लिए जो सबसे बड़ा है कि इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा है। अब उसके बाद 3 तरफ हरियाणा आता है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है। हमारे गुड़गांव, फरीदाबाद और बहादुरगढ़, इसके बाद पलवल, मानेसर तक, इधर सोनीपत और मुरथल, सब जगह इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडस्ट्री का धुआं आएगा। उधर उत्तर प्रदेश से जो नोएडा वगैरह है उधर से भी, उनके यहाँ से भी आ रहा है, गाज़ियाबाद से भी, वो भी बहुत बड़ा धुआं है। इसके बाद पराली का जो था, हमारे यहाँ एक समस्या थी कि सब लोग हम 3 तरफ पराली जलाते थे। अब ये एक इनिशिएटिव लिया हमने कि किसान को 2500 रुपया पर एकड़ देंगे, और कुछ पार्टीज को जिन्हें हमने टेंडर अलॉट कर दिया, वो उनसे उठा के और उसे पैलेट बना के थर्मल को देगी, तो किसान को 25 रुपया पर एकड़ मिलेगा। तो उसका अपना स्वार्थ होता है कि वो अपना पैसा लेना चाहेगा, और जो ठेकेदार को जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया वही पराली को काट के ले जाएगा, तो उससे पैलेट बना के थर्मल्स को देगा, ताकि कोयले के मुकाबले में इसका पराली का धुआं कम होता है। हमारे यहाँ जो पराली कटती थी, जलाते थे, उसका अभी 30% तक रहा है, 60-70% कम हो गया पहले से, ये इसका इम्पैक्ट आया है। बाकी अब दिल्ली में ट्रैफिक भी बहुत है, उसका भी धुआं रहता है, लाइनें चलती रहती है। इसके लिए काफ़ी रीजंस हैं। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो बीते सालों से और अभी भी मौजूदा समय में जिस तरीके के हालात जो है वहाँ पर बने हुए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा को जो है वो कोसती भी नजर आती है, आरोप लगाती हुई नजर आती है। लेकिन पराली जलाने के जो सबसे अधिक मामले हैं वो पंजाब के अंदर जो है वो सामने आए हैं, और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पर किस तरीके के प्रबंध किए गए हैं और आरोप जो है वो हरियाणा पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी कुछ भी बोल जाते हैं, उनकी बात का मैं क्या जवाब दूँ, उन्हें तो सालों लगेगा उनकी बात का जवाब देते। देखिए, उन्होंने अलग अलग स्टेट पे अलग मुद्दे उठाते हैं। यहाँ जब SYL का मामला आते हैं तो वो पंजाब के साथ खड़े हो जाते हैं। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा का इंटरेस्ट तो हमारा पानी में है, वहाँ वो पंजाब को सपोर्ट करते हैं। और अब वो जहाँ तक ये कहते हैं कि प्रदूषण का मामला है तो पंजाब से भी आ रहा है, हरियाणा से भी आ रहा है, तो उन्हें खुल के कहना चाहिए। हरियाणा कल को चुनाव लड़ेंगे, उन्हें दिक्कत आएगी। पराली तो सब जगह से आती है, हमारे यहाँ तो कम जलाते हैं, पंजाब में ज़्यादा जल रही है। धुआं तो उसका जाएगा, चाहे वो राजस्थान से आए थे, तो उसका तो अपना पूरे आकाश में फैलने का रहता है। जैसे हवा चलेगी उस तरफ धुआं बढ़ेगा।
तो मेरा कहने का मतलब केजरीवाल जी की ये बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा। उन्होंने गुजरात में बहुत प्रचार करा, उन्होंने हिमाचल में बहुत करा, पर जब चुनाव परिणाम है तो रिजल्ट जीरो रहा, कहीं भी कुछ नहीं बना। मैं नहीं मानता उनकी बातों में कोई दम है। लोग उन्हें नॉन सीरियसली लेते हैं, वो हर बात पे एक एक मिनट में बदलते हैं। इसके अलावा एसवाईएल को लेकर सर पंजाब के अंदर जो है वो ओपन डिबेट होती है, जिसका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद जो है वो एक ओपन डिबेट जो है वो एसवाईएल पर की जाती है। किस तरीके से देखते हैं पंजाब के रवैये को? उसके बाद भी कहा जाता है कि एक बूंद पानी जो है वो हरियाणा को नहीं दी जाएगी। देखिए, वो अपना कुछ क्या उसके कहने से नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 बड़े पैरामीटर्स हैं, एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है। जुडिशरी भी इतना है, तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड का कन्वेंशन पे हमारा ऐसे है। अब जब उसमें देखें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज तक नहीं रुका। इंदिरा गांधी के मामले में एक डिसीजन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। उनके सामने रास्ता नहीं बचा था, या तो रिजाइन करते, इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी लगाए तो लोगों ने रिवर्ट करा, पूरे देश में एक तरफा हो गया था। अब आजकल लोग बहुत डेमोक्रेटिक हैं, टीवी आ गया, हर चीज़ है। देखिए, एक तमिलनाडु और कर्नाटक का झगड़ा था कावेरी के मामले में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हमसे बड़ा मामला था वो तो, दोनों ही बड़ी स्टेट थी पंजाब हरियाणा से, और जब फैसला आ गया तो पानी देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, पानी देना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ इसी साल पानी देना पड़ेगा। अगर पंजाब भाईचारे से हम बैठ के करने, एक ही स्टेट थी, आपस में 2 बट के अलग अलग हो गए, पंजाब हरियाणा अलग हो गए। मैं तो कहता हूँ गुडविल प्रिवेल अपॉन करे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान के करें, नहीं तो ये तो पानी तो आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। अगर राजनीति का जिक्र करें तो जिस तरीके से कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जो राजनीति का कार्ड जो था वो खेला गया था, एक तरीके से जातियों का कार्ड खेला गया था, और अब उसी तर्ज पर इनेलो द्वारा जो है वो 2 डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की गई है कि एक ओबीसी से वर्ग से होगा और एक एससी वर्ग से डिप्टी सीएम बनाएंगे। कांग्रेस जो है वो 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रही है, इनेलो 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं जातियों को भेदने को लेकर? जातिगत राजनीति जो है वो ज़्यादा छलकती हुई नजर आ रही है। देखो, इनेलो तो कहीं है ही नहीं, कहीं सत्ता में आने की पोजिशन में नहीं है, कहाँ बनाएंगे। मैं कहूँ कि अपनी सीट ही मुश्किल हो रही है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, हुड्डा साहब ने कहा है, देखिए बेहतर आदमी है, ठीक आदमी है, मैं उन्हें ठीक आदमी समझता हूँ। पर ये इतना उनका पॉलिटिकली बैकग्राउंड होने के बाद कि लोकसभा के मेंबर रहे वो 3-4 बार, 6 बार विधानसभा के मेंबर रहे, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं कि 4 डिप्टी सीएम, 4 डिप्टी सीएम बनेंगे तो सीएम क्या करेंगे? सीएम को तो कोई काम ही नहीं रहेगा। फिर 4 डिप्टी सीएम बनेंगे तो 1 नंबर पे कौन होगा, 2 पे कौन होगा, 3 पे कौन होगा, 4 पे कौन होगा, उनकी सीटिंग कैसे होगी? बाकी मिनिस्टर को पोर्टफोलियो, डिप्टी सीएम का मतलब उसमें 6-7 पोर्टफोलियो, 5 मिनिमम होने चाहिए। अगर आप 30 महकमे उन्हीं को मिल जाएंगे तो फिर बाकी के मिनिस्टर कहेंगे, फिर कैबिनेट 5 की रहेगी। जब ये आएगा तो वो आपस में अगर 4 आदमी मुलाकात करने जा रहे हैं सीएम से, सीएम पहले एक को बुलाता है दूसरे को, तो वहाँ इस बात पे भी विवाद हो जाएगा कि मैं 1 नंबर पे हूँ कि 4 नंबर पे हूँ। ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है, ना हुआ करती। मैं नहीं समझता कि कभी आज तक 4 डिप्टी सीएम बनेंगे। फिर चीफ मिनिस्टर की अपनी पोजीशन भी कुछ नहीं रहती। इसके अलावा सर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि यदि जाट जो है वो सीएम नहीं बनता तो जाट डिप्टी सीएम बन जाएगा। उसके बाद उनको अपनी ये जो रिएक्शन था, वो बयान था, उसको बाद में बदलना पड़ा था। किस तरीके से देखते हैं एक सीनियर नेता इस तरीके के बयान देते हैं कि जाट सीएम नहीं बनेगा, हालांकि जाट एक तरीके से बहुमत में है, बहुधारित है हरियाणा। किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान को? क्या जाट जो है उससे खुश नजर आएंगे? किस आधार पर उन्होंने ये बयान दिया? देखिए, मेरा ये मानना है, फैसला जो है वो तब के हालात पे उन्हें मेजोरिटी एमएलए से चाहते हैं। जो मेजोरिटी एमएलए बन जाता है वही चीफ मिनिस्टर बनेगा, चाहे वो किसी समुदाय का हो। जो लीडर ऑफ द पार्टी हो जाएगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये स्वाभाविक है। अब लीडर ऑफ द पार्टी कौन बने? अब तक हरियाणा में जितने बनते हैं लंबे समय तक तो जाट रहा है कि पहले चौबंसी लाल रहे, उसके बाद फिर सेकंड जो रहे, उसके बाद चौदेवी लाल रहे, फिर ओम प्रकाश जी रहे, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। ये बात ठीक है कि सबसे बड़ा 25% जाट वोट है हरियाणा में, इस करके जो बड़ा समुदाय है उसके बना करते हैं। पर ऐसा नहीं होता, कई गांव में सरपंच कई बार ब्राह्मण भी बन जाते हैं, उनके 5 घर भी हो। तो ये तो उस वक़्त का पार्टी का कई चीज़ें होती है जो मिल के निर्णय करते हैं। मैं जात पात पे नहीं जा रहा, पर ये फैसला तो जो चुने हुए विधायक हैं वो करेंगे। लीडर किसे बनेंगे वो भी बन जाता है। राजस्थान में मैं बता रहा हूँ, राजस्थान में कोई मुस्लिम बहुत छोटा समुदाय है, मुस्लिम भी वहाँ चीफ मिनिस्टर बन गया।
वहाँ एक खटीक समाज हरिजन में आता है, वो भी उसमें चीफ मिनिस्टर बन गए। वहाँ आपके ब्राह्मण बहुत लंबे समय, ठाकुर बहुत लंबे, जबकि राजस्थान में 27% जाट आज तक एक बार भी नहीं बना। तो ये फैसले सामयिक हुआ करते हैं, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों करते हैं, वो लोगों का कितना उन पर दबाव रहते हैं, होना तो संख्या के हिसाब से चाहिए। वाजपेयी जी भी यही कहते हैं कि जो संख्या होती है वो बड़ी चीज़ होती है। तो गुजरात में पटेल बनते रहे, आंध्रा में रेड्डी बनते रहे, हरियाणा में भी बहुत लंबे समय तक जाट चीफ मिनिस्टर बने। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि जाट ही सदा बने, दूसरा फिर देश का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। ये विवाद वाले इशू हैं, इन पे कभी कोई क्लैरिटी नहीं हुआ करती। भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो सर ओबीसी वर्ग से जो है वो प्रदेशाध्यक्ष को नियुक्त किया है नायब सिंह सैनी जी को। किस तरीके से देखते हैं, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, स्थानीय निकाय चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, किस तरीके से देखते हैं ऐसे समय के अंदर जब चुनाव जो है वो सिर पे खड़े हैं, प्रदेशाध्यक्ष को जो है वो बदला जाता है, नए प्रदेशाध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, किस तरीके से देखते हैं बहुत बड़ी चुनौतियां जो है उनके सामने रही? देखिए, पार्टी प्रेसिडेंट बनता है, उसके सामने बात आपकी ठीक है। जब इलेक्शन का साल हो तो उसके लिए और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। अब उन्हें अध्यक्ष बनाए हैं, हाईकमांड ने सोच के बनाए हैं, मुख्यमंत्री जी की सलाह से बनते हैं। जब सत्ता में पावर तो मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा रोल रहता है, उन्हीं के विश्वास पात्र हैं, उन्होंने बनाए हैं। अब वो काम करेंगे तो पता लगेगा कितना कितना उनका है, कैसा चलते हैं, कितना पार्टी संगठन को साथ लेके चलते हैं। और मेरा ये मानना है कि मोदी साहब का बहुत बड़ा कद है, आज के दिन पार्टी के जननायक वो बने हुए हैं। और वोट जो पड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ ज़्यादा मोदी साहब के नाम के ही पड़ रहे हैं। तो देखिए, हवा जब बनती है, कभी कांग्रेस के नाम के बढ़ते थे, कांग्रेस के नाम के ही बढ़ते थे, कभी लोकदल के नाम से बढ़ते थे, लोकदल के नाम से बढ़ते थे। आज बीजेपी का ये मामला तो ठीक है कि सबसे बड़ा कद बना हुआ है पूरे देश में। तीसरी बार देश का प्राइम मिनिस्टर एक बीजेपी से बने। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे 52 में, 57 में और 62 में, लगातार 3 बार। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कद था, देश गुलामी से आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, तो लोगों को कांग्रेस बहुत मन पे चढ़ी हुई पार्टी थी। आज बीजेपी भी, उसके बाद फिर गठबंधन की सरकारें आई, यूपीए की आई, एनडीए की आई। अब इसके बाद एक लंबे समय के बाद मोदी जी को तीसरी बार भी लोग प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। नेहरू के बाद इस देश के दूसरे बार प्रधानमंत्री होंगे, जो तीसरी बार भी बनेंगे। और ये करके कि मजबूत लीडरशिप है लोगों ने और इंटरनेशनली भी उन्हें सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना गया है। ठीक ठीक है जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।